न्यूनाटल एस्पिंग टॉपिक है आज का, है ना। जैसे बेबी डिलीवर होने के बाद प्रीमेच्योर है, पोस्ट मेच्योर है। वैसे तो अपने पास एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे वैसे बेसिकली पीच का टॉपिक है, मैंने तो क्यों दिया है। तो जब डिलीवर होगी तो वैसे तो मदर से पूछ लेते हैं कि वो प्री टर्म डिलीवरी में है या पोस्ट टर्म या टर्म डिलीवरी है, लेकिन फिर भी अगर अपने पास न्यूबॉर्न आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, कुछ फीचर उससे भी होती है न्यूबॉर्न से, प्री मेच्योरिटी और पोस्ट मेच्योरिटी के, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही बताया, प्री नेटल जेस्टेशन। प्री नेटल मीन्स बिफोर डिलीवरी, तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे मदर की ईडीडी, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाय एलएमपी, या फिर व्हेन शी परसीव्स फर्स्ट फीटल मूवमेंट या फीटल हार्ट टोन्स कब आई, जो कि यूएसजी में पता पड़ती है। फंडल हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कुछ क्राइटेरिया जिससे हम देख सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज चल रही नहीं चल रही है। तो ये सबसे प्री नेटल क्राइटेरिया है, फीस वाले वैसे इस पर नहीं देखते हैं। फिर हम या तो सोनो करा सकते हैं, फीटल अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लाइक सीआरएल कर सकते हैं, बीपीडी बायोपेरेटल डायमीटर देख सकते हैं, फीमल लेंथ देख सकते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस से प्लेसेंटल ग्रेडिंग। ये सारे क्राइटेरिया अभी शायद शॉर्ट में तुम लोगों को समझ ना आए। इन सबके मेजरमेंट स्टैटिक रहते हैं, लाइकवाइज इस जेस्टेशन एज पे इतना आना चाहिए, इस पे इतना आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर बेबी में इतना आ जाता है तो ये अज्यूम करते हैं कि हाँ इतना जेस्टेशन एज उसका होगा। अगर अच्छा जैसे बीपीडी फॉर एग्जाम्पल 9.19 तक टर्म पे आता है, तो अगर इतना आ गया तो असेस कर सकते हैं कि हाँ बेबी इज प्रोसीडिंग टू टर्म, एटलीस्ट रफ एक आइडिया लग जाता है। देन बेसिक्स ऑफ न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन रिव्यू करेंगे पेरेंटल हिस्ट्री को। पेरीनेटल मीन्स बिफोर एंटीनेटल और इंट्रानेटल और पोस्टनेटल पूरा थ्रू आउट पीरियड आता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे नहीं रहे मदर के साथ, कुछ जो भी क्या हिस्ट्री रही उसकी, वो सब देखेंगे। And it begins with conception and includes events that occur throughout gestation. Genetic history लेंगे, labor and delivery history, assess the infant's color for clues to potential pathology, and to do auscultation, keep infant warm during examination, calm the infant before examination, and handle gently. Then ये तो साइज के हिसाब से उनको थोड़ा सा क्राइटेरिया बताएंगे आगे कि वही टर्म एंड पोस्ट टर्म देखना है। तो ग्रोथ फॉर डेज कैन बी डिटरमाइंड बाय वेट, लेंथ एंड हेड सर्कमफ्रेंस, एंड दीज आर ऑल प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ and this termed as preterm before 37 weeks, term 38 to 41 weeks, postterm after 42 weeks. ये जो 40 कर रहे हैं ना वीक्स, ये gestation एज है, मतलब मदर की जो एलएमपी से काउंट करते हैं ना वो वीक्स के टर्म में काउंट करते हैं, तो वो क्राइटेरिया है। Then using the gestation age score, the waist height and head circumference can be plotted on the infant growth chart. ये जो ग्रोथ चार्ट है ये भी ऑलरेडी मेड रहते हैं, ये हम नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी मेड रहते हैं। हमको बस इसमें मार्किंग जो आती जा रही है उसको प्लॉट करना रहता है। प्लॉट के अकॉर्डिंगली ग्राफ इतना रहता है कि बेबी का जो मेजरमेंट या फिर जो ग्रोथ आ रही है विद इन दिस नॉर्मल रेंज आ रही है नहीं आ रही है ना, अकॉर्डिंगली परसेंटाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि 3rd to 97 परसेंटाइल नॉर्मल हो गया, तो अगर बेबी का जो ग्राफ है अगर इसमें बीच में स्टे कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉर्मल, नीचे तो स्मॉल है, बड़ा है तो लार्ज को डिस्कशन अकॉर्डिंगली। तो उसी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करके इट इज असेस दैट हाउ द इन्फेंट इज डायग्नोज्ड एज एसजीए, दैट इज स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज, लार्ज फॉर जेस्टेशन एज एंड अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशन एज। ठीक है, एसजीए मतलब वेट बिलो 10 परसेंटाइल, अप्रोप्रिएट वेट मीन्स 10th and 90th percentile, large is more than 90th percentile, and sometimes it is ISGR, that means deviation in expected fetal growth pattern, which may be caused by multiple adverse conditions. And a Ballard examination has been given to assess the gestation age. It says the physical maturity part examination should be done in first 2 hours of birth. The neuromuscular maturity or the development examination should be completed within 24 hours following delivery. It's derived to look at various stages in an infant's gestational maturity and observe how physical characteristics change with gestation age. Neonates who are physically mature normally have higher scores than premature infants, and accordingly points are given. Physical maturity can be assessed by examining skin, lanugo of fetal body hair, क्योंकि वो थिन वेलर फेयर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज लानुगो। नॉर्मली ये शेड हो जाते हैं। प्लांटर सरफेस, द सोल, द ब्रेस्ट, आईज एंड ईयर्स एंड जेनिटल्स। तो स्किन के लिए क्या क्या एग्जामिन करेंगे? वील एग्जामिन द टेक्सचर, कलर एंड ओपेसिटी। अगर एज द इन्फेंट मैच्योर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी, मोर सबक्यूटेनियस टिश्यू डेवलप, विंग्स बिकम लेस विजिबल एंड द स्किन बिकम्स मोर ओपेक। Before 28 weeks में the skin would be gelatinous, red and friable like this. 28 to 37 weeks में skin over abdomen will become translucent, pink with visible veins. 37 to 39 weeks it will be smooth, pink, increased thickness, rare veins over abdominal veins, abdominal wall. Then post maturity or at 40 weeks, vessels have now appeared. Skin may be leathery with deep cracking. ठीक है, जैसे कि इसमें अंतर है ना पहले वाले से प्रीटर्म एंड पोस्टर्म। ठीक है,
Then sometimes apart from the normal skin conditions, there may be some differential skin conditions जो सब में नहीं होती, किसी किसी अनयूजुअली कई बार मिल जाती हैं. कुछ का ट्रीटमेंट मिस करना होता है, कुछ नॉर्मल एक कंडीशन है जो अपने आप से डिसेक्ट हो जाती है, लाइक वाइज मिलिया. These are exposed sebaceous glands. Normally, no treatment necessary. Sometimes there is sebaceous hyperplasia. It is more alleged than milia. Result of maternal androgen in utero. It also resolves in time. There may be Mongolian blue-grey spots, most common in Asian, Hispanic, and African descent. Gradually fade over the first year. Sometimes there may be skin tags, most common in ears, and या तो उनको tied, usually they are tied off a clip, निकाल देते हैं. Sometimes there may be salmon patches, ये तो देखा भी होगा तुम लोगों ने, salmon patches on nevus simplex, also known as angel kisses or soap white. Erythema toxicum, these are white or yellow papular pustules with erythematous base, no treatment necessary for this. There may be capsular spots, they are due to increased amount of melanin, may increase in number in age. Presence of 6 or more or greater than 0.5 centimeter in size, it may be indicative of neurofibromatosis. The second thing affecting the physical maturity is lanugo. Lanugo, देख सकते हैं hair like structures ना जो पूरे body पे. After 28 weeks, it begins to appear. 28 weeks में there will be abundance. After 28 weeks, there is thinning. They start to disappear from the face first. And at 38 weeks, bald area slight amount may be present on shoulders. बस shoulders पे रह जाएंगे. And the next thing is 1x. 1x क्या होता है, जो amniotic fluid जो भी पूरा cover करता है बेबी को, थोड़ा सा sebaceous material होता है basically. ये भी before 34 weeks with 1x thicken covers entire body. 34 to 38 weeks, 1x is absorbed gradually. Portions over shoulder and neck is the last to be absorbed. At 38 to 40 weeks, 1x only present in folds of skin. And after 40 weeks, no 1x present. Then we'll examine the plantar surface. Sole creases दिख रही हैं यहाँ पे. So before 28 weeks, there are no creases. 28 to 32 weeks, virtually no sole creases, but faint thin red lines will start appearing over the anterior aspect of foot. 34 to 37 weeks, 1 to 2 anterior creases will appear. 37 to 39 creases now over the anterior two-third of the sole. ठीक है, anterior two-third almost cover किया हुआ है creases. ये term वाला है 37-39 weeks वाला. Sometimes यहाँ भी differential कुछ finding मिलेंगे. Likewise bilateral club feet मिलेगा, सब में नहीं मिलता है. Accordingly treat करेंगे. Syndactyly मिलेगा, fused foot fingers, and polysendactyly multiple भी हैं, fused भी. Then bisecting the breast thing, the before 28 weeks nipples imperceptible रहेंगे. 28 to 32 weeks पे nipple barely visible, no areola. 30 to 37 weeks पे there will be well defined nipple areola. 30 to 40 weeks पे well defined nipple raised areola. ये eyes examine करेंगे. Eyes are evaluated as either fused as seen in extremely premature infants or open. Before 26 weeks में eyes are fused, open नहीं मिलेंगे, सिर्फ fused form में मिलेंगे. Ears before 34 weeks तो pinna है. Pinna is very immature cartilage, not present that time. Lies flat, remains folded. 34-37 weeks पे pinna curve will stop recoiling in it. 37 to 40 weeks में it will be completely firm and instant recoil. After 40 weeks, thick cartilage and mere stiffness present. जो कन में normally होती है ना, that इस kind of stiffness आने लगती है towards maturity. उसमें भी डिफरेंशियल फाइंडिंग हो सकती है. ईयर टैग्स हो सकती है, फ्लॉप ईयर, प्रोमिनेंट ईयर, वो अलग अलग है. अकॉर्डिंगली केस को डील कर लेते हैं अगर कुछ अबनॉर्मलिटी मिलती है तो. बाइसेप्स में जेनिटलिया फिजिकल मेच्योरिटी असेस कर सकते हैं कि वो प्री टर्म है या पोस्ट टर्म या टर्म है. अगर मेल का देखें तो बिफोर 28 वीक्स में स्ट्रोटम एम्प्टी एंड फ्लैट. 28-30 वीक्स में टेस्टिस अनडिसेंडेड इनटू स्क्रोटल साइड. 36 weeks पे टेस्टिस डिसेंडिंग विद अ फ्यू रिजी ओवर द स्क्रोटम. 36-39 weeks they have descended into scrotum, which is now pantless and complete with region. So the female 28 weeks per clitoris prominent, labia flat. 28-32 weeks per prominent clitoris, enlarging labia minora. 33 to 36 weeks per labia majora widely spaced with equally prominent labia minora. 33 to 39 weeks per labia extends over the labia minora but not over the clitoris. And at term 39 weeks, labia majora completely covers the minora and clitoris. Then examine the neuromuscular maturity. उसमें posture and tone देखेंगे. Square window sign रहता है, arm recoil sign, popliteal angle, calf sign और heel to ear examination. Neuromuscular maturity में posture tone assess करने के लिए तो total muscle body muscle tone is reflected in the infant. Preferred posture is at rest and resistance to stretch of individual muscle groups. Make sure infant is before examining, make sure infant is quiet.
The more mature an infant is, the greater their tone will be. A more flexed position indicated greater tone. Before 30 weeks, the baby will be hypotonic, little or no flexion seen at joints. 30 to 38 weeks, the varying degree of flexed extremities. 38 to 42 weeks, may appear hypotonic. Second thing is square window sign देखते हैं. Wrist flexibility and resistance to extensor stretching resulting in angle of flexion at wrist. तो एग्जामिन करने के लिए we'll flex hand down to wrist, measure the angle between forearm and palm. ठीक है, forearm and palm के बीच का एंगल देखेंगे. Before 26 weeks, the wrist can't be flexed more than 90 degrees. 30 weeks से पहले wrist can be flexed no more than 90 degrees, and at 36 to 38 weeks, wrist can be flexed no more than 90 degrees. Then arm recoiling, it measures the angle of recoil following a brief extension of the upper extremity. So 5 seconds, flex the arms while infant is in the supine position. Pulling the hands fully, extend the arms to the side, then release, and then we measure the degree of arm flexion and strength, that is recoiling. So before 28 weeks, so there is no recoiling. 28 to 32 weeks, so slight recoiling. Then 32 to 36 weeks, recoil doesn't pass 90 degrees. 36 to 40, recoil to 90 degrees, and after 40, rapid full recoil. Popliteal angle assess करेंगे. It assesses the maturation of passive flexor tone above the knee joint by testing resistance to extension of the leg. The angle decreases with advancing gestational age. Before 26 weeks, 180 degrees. 26 to 28 weeks, 160. 20 to 32, 140, and later on 120 degrees. There's one scarf sign. It assesses the passive tone of the flexors above the shoulder gradient. Increased resistance to this maneuver with advancing gestational age usually happens. Before 28 weeks, elbow passes torso. 28 to 34 weeks, elbow passes opposite nipple line. 34 to 36 weeks, elbow can be pulled past midline, no resistance. 36 to 40 weeks, elbow to midline with some resistance. ये सबको याद करने के लिए अभी तुम लोग का नेक्स्ट ईयर में शायद 30 टॉपिक आएगा, तो डेफिनेटली याद करोगे इसको. Neuromuscular maturity में heel to ear measurement आता है. Measures passive flexor tone about the pelvic girdle by testing passive flexion or resistance to extension of the posterior flexor muscle. Lower limb के लिए करते हैं. Breech infants will score lower than normal. Before 34 weeks, there is no resistance. Next topic इसमें एक neonatal asphyxia और है. न्यूनेटल एस्फिक्सिया है वही आफ्टर डिलीवरी. अगर कोई बेबी हाइपोक्सिक होता है, हाइपोक्सिमिक होता है, एस्फिक्सिएटेड होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है. असेस करते हैं कि ब्रेन इंजरी वगैरह कुछ डेवलप तो नहीं हो रही है. काफी कॉजेज होते हैं, प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होता है. तो न्यूनेटल एस्फिक्सिया डिफाइंड एज इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एपिरॉन. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इसमें अच्छा वाइगस भी देख सकते हो, टोन अच्छी है उसकी. देखो दोनों में कंपेयर करोगे, टोन वगैरह बताइए है ना. जैसे कि फर्स्ट वन इज completely mature or might be more wholesome. तो जो भी उसके हैंड्स एंड लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में जो जॉइंट्स का फ्लेक्शन इज वेरी गुड, टोन इज वेरी गुड, है ना. द गुड क्राई. So this is vigorous baby born at term needing only routine care. The second one is that like एकदम एक्सटेंडेड पड़ा हुआ है, कोई फ्लेक्शन नहीं है, टोन नहीं है बेबी में. स्किन का टेक्सचर देखो. This is baby with poor tone and color who needs resuscitation. WHO की definition दी हुई है, failure to initiate and sustain breathing at birth. And नेशनल न्यूनेटल फोरम की डेफिनेशन है moderate and severe asphyxia. Moderate is slow gasping breathing or an APGAR score of 4 to 6 at 1 minute of age, and severe is no breathing at all or an APGAR score of 0 to 3 at 1 minute of age. APGAR स्कोरिंग जो बेबी का एस्फिक्सिया असेस करने के लिए दिया हुआ है, कुछ 5 क्राइटेरियाज रहते हैं, उनकी ग्रेडिंग हुई है अकॉर्डिंग. अभी मैं बताती हूँ. तो ये तो हर बेबी का देखते ही है, जैसे कि अपने आप लोग राउंड से देखेंगे कभी जैसे इंटर्न में जाओगे तो सब हर किसी बेबी का असेस करते हैं. एल्गार स्कोर अकॉर्डिंगली असेस करते हैं कि ये बेबी एस्फिक्सिएटेड तो नहीं है और इज इट नॉर्मल. ठीक है. एस्फिक्सिया होता कैसा है? इंटरप्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड फ्लो हो सकता है. एग्जाम्पल कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर, और देयर माइट बी फेलियर ऑफ एक्सचेंज अक्रॉस द प्लेसेंटा एज इन केस ऑफ अब्रप्शन. Inadequate perfusion of maternal side of placenta in case of maternal hypotension or hypertension also. Compromised fetus who cannot tolerate transient intermittent hypoxia of normal labor, या फेलियर टू इन्फ्लेट लंग्स, या लंग की कोई बेबी की पैथोलॉजी है, उसकी मेच्योरिटी नहीं हो पाई लंग की, इमेच्योर लंग. So there will be profound metabolic acidosis, persistence of an APGAR score of 0 to 3 beyond 5 minutes. Clinical neurological sequelae accordingly will appear in the immediate neonatal period. Evidence of multi-organ system dysfunction in the immediate neonatal period.
यही एबगार स्कोर है. द क्राइटेरियाज आर वील असेस द कलर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, सक्शन रिस्पॉन्स और एनी काइंड ऑफ सक्शन. सक्शन भी एक तरह का रिफ्लेक्स होता है, सकलिंग रिफ्लेक्स विच इज कॉल्ड, एंड टोन. ठीक है, अकॉर्डिंगली उनकी ग्रेडिंग की है. 0, 1, 2 में कलर ब्लू पेल रहेगा तो 0 ब्लू, पेरिफीज रहेंगे, फिर बाकी सब पिंक है दैट इज 1 एंड कम्प्लीटली पिंक है तो 2. हार्ट रेट 0 लेस देन 100 एंड मोर देन 100. रेस्पिरेशन नॉट एट ऑल एंड या फिर वीक गैस्पिंग है, रेगुलर रेस्पिरेशन हो रहा है. सक्शन रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है. स्लाइट है या क्राइज, बेबी क्राई करता है यानी कि वो भी एक रिफ्लेक्स का फॉर्म है. टोन बिल्कुल नहीं है, फेयर है और एक्टिव है. अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि अगर कोई एडवर्स न्यूनेट जो भी है, इट वॉज नोटेड टू हैव द फॉलोइंग फाइंडिंग. जैसे हार्ट रेट 70 है ना, तो हार्ट रेट 70, हाँ हार्ट रेट 70 है, देख लीजिए 70 है. रेस्पी इस पर पुअर है तो हार्ट रेट 70 वाले को 0 में डालेंगे. ठीक है, और रेस्पी एफर्ट आ गया तो ये पुअर है तो ये वीक गैस्पिंग में आ जाएगा. ठीक है, हार्ट रेट 70 तो लेस देन 100 में. और ये साथ में नो रिफ्लेक्स है तो नो रिफ्लेक्स वाला फॉर्म आएगा इसमें. जो ये सक्शन रिस्पॉन्स है इसमें 0 आएगा. ठीक है, फिर इरिटेबिलिटी है. इरिटेबिलिटी आपकी आ जाएगी, ये टोन है इसमें फेयर में आ जाएगा. एंड देन ब्लू ऑल ओवर द बॉडी, तो ये अपना आ जाएगा क्राइटेरिया 0 में, है ना. कलर में ब्लू, टेल में 0. तो अकॉर्डिंगली पांचों क्राइटेरिया को, पांचों की जो ग्रेडिंग है उसको ऐड करेंगे और कंप्लीट स्कोर मिलेगा एबगार स्कोर. तो ये एट 1 मिनट देखते हैं बेबी का, जस्ट आफ्टर डिलीवरी एंड आफ्टर 5 मिनट. ठीक है, तो दोनों स्कोर के अकॉर्डिंगली बेबी को पता चल जाता है एस्पिरेटेड है या कुछ मैनेजमेंट चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है, तो क्या कॉजेज रहेंगे जिससे कि बेबी एस्पिरेटेड हो सकता है. मेडिकल कंडीशंस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन. एंटीनेटल कंडीशंस, मदर के साथ अबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं. कई बार अबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो बेबी को हाइपोक्सिक में रहता है क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पर कम हो जाती है ना. क्योंकि अगर कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहे तो बेबी को ब्लड फ्लो रुकता है. एंटीपार्टम हेमरेज जो है तो ब्लड लॉस होता है मदर से, तो बेबी का भी ब्लड लॉस होगा. कोलैप्स कॉर्ड है या फिर मैल पोजिशन है या मेडिकल कंडीशन तो ये फीटल कॉज हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो फीटस में, या बिग बेबी विद सीपीडी है. फीटल की खुद की कोई एनॉमली है लाइक कंजेनिटल एनॉमली होती है लंग की. जैसे मैंने बताया पल्मोनरी इमेच्योरिटी रहती है तो खुद से वो इन्फ्लेशन नहीं होता है लंग का. क्लिनिकली पेशेंट ऑफ द बेबी विल प्रेजेंट विद एपनिया और ब्रेडिकार्डिया, ऑल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न लाइक ग्रंटिंग और गैस्पिंग. साइनोसिस मिल सकती है, ब्लू कलर, पैलर या शॉक की कंडीशन में. हाइपोटोनिक मिलेगा, रिफ्लेक्स नहीं रहेंगे या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस रहेगी. Organs involved in asphyxia. Asphyxia results in alteration of blood flow to various organs. Hence multiple organ injury होगी. शुरुआत में लंग से गैसेस एक्सचेंज होना कम हुआ तो वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड वो मल्टीपल ऑर्गन से नहीं जा पाएगा. दैट मे लीड टू मल्टीपल ऑर्गन इंजरी. किडनी abnormalities usually 50% of asphyxiated infants में रहती है. CNS in 30%, serious and pulmonary or the lung in 25%. रीनल abnormalities रहेंगी तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद ओलिगुरिया, एलिवेटेड बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, एजोथीमिया या फिर सीरम क्रिएटिनिन बना रहता है. फिर बेबी में CNS abnormalities हो सकती हैं लाइक HI, हाइपोक्सिकेशन में कैंसिलोपैथी हो जाएगी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाएगा, CVS में वेंट्रिकुलर फेलियर या TR या हाइपोटेंशन. पल्मोनरी abnormalities हो सकती हैं या GI में कुछ abnormalities हो सकती हैं अगर एस्फिक्सिया रहता है तो, या बोन मैरो abnormalities लाइक थ्रोम्बोसाइटोसिस. एक रफ ऑफ पैथोलॉजी देखें तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन डेफिसिट होता है तो एसिडोसिस विल बी देयर. दैट लीड्स टू अल्टरेशन इन सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, दैट कॉजेज फ्लूइड शिफ्ट, so that will appear as cerebral edema, है ना. and that further will lead to anoxia, brain में anoxia करेगा, and that will lead to chromatolytic changes in neuron की necrosis होगी and neuroglia reaction. And neuron necrosis may be focal, multifocal or diffusely over the cerebral cortex and brainstem. Accordingly changes will appear. In HIE, as the cerebral edema develops, the brain function is affected in descending cortex. अगर ब्रेन की कुछ पार्ट्स हैं, अगर पैरासिटाइटल, कॉर्टिकल और सबकॉर्टिकल नेक्रोसिस होती है या न्यूरोसिस होती है तो द पेशेंट विल अपीयर विद दी स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, स्पेशली आर्म्स में, एंड अलोंग विद इट देयर विल बी इंटेलेक्चुअल डेफिसिट. सेरिबेलम अफेक्ट होता है तो एक्सिया होगा, ब्रेन स्टेम होता है तो सीरोबल्बर पाल्सी. HIE जो है हाइपोक्सिक इश्यूमिक एन्सेफेलोपैथी, ओवरऑल ये टर्म है. इट इज डिवाइडेड इन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म में है. माइल्ड वन में क्या होता है, मसल टोन मे बी इंक्रीज स्लाइटली, DTR, deep tendon reflexes may be brisk during the first few days. Transient behavioral abnormalities such as poor feeding रहेगी, irritability or excessive crying या sleepiness may be observed, but by 3 to 4 days of life,
एग्जामिनेशन फाइंडिंग विल बिकम नॉर्मल, मतलब प्रोग्नोसिस ठीक रहती है इसकी, माइल्ड फॉर्म की। मॉडरेट में बेबी विल बी लेथार्जिक, सिग्निफिकेंट हाइपोटोनिया, डिक्रीज टोन, डिमिनिश्ड DTR, grasping, moro and suckling reflexes may be sluggish or absent. Occasional periods of apnea. Seizures may occur within the first 24 hours of life. बातें मत करो वरना भगा दूंगी, सुनाई दे रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो वरना बाहर बैठो, ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स हो बाहर जाके। Full recovery within 1 to 2 weeks is possible. इसमें भी recovery is possible, but it takes some time and is associated with a better long-term outcome or prognosis. In the severe form, there will be stupor or coma, may not respond to any physical stimuli. The baby will not respond to any physical stimuli because the tone is decreased, reflexes are poor. Breathing may be irregular and the infant often requires ventilatory support. Generalized hypotonia and depressed DTR are common. Neonatal reflexes such as sucking, swallowing, grasping, moro are usually absent. Disturbances of ocular motion, or the eye motion, such as a skewed deviation of the eyes, nystagmus, bobbing, and loss of false eye, ये सब रहेगा. Pupils may be dilated, fixed, or poorly related to light. इसमें prognosis is quite poor. मैनेजमेंट के लिए बेसिक केयर शुड बी डेली, नॉर्मली मैनेजमेंट इनका भी सेम करते हैं, बट अकॉर्डिंगली अगर बेबी अच्छा भी आ रहा है तो बेसिक केयर सब में होनी है कि स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज मेंटेन करनी है. वी हैव टू इंश्योर न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट फॉर द बेबी. मॉनिटर करेंगे वाइटल पैरामीटर्स सच एज हार्ट रेट, ब्रेस्ट स्पीड, बीपी एंड पल्स ऑफ, यूरिन आउटपुट, डेली वेट मेजरमेंट एंड न्यूट्रिशन. If there is shock, so hypovolemic shock needs replacement with fluid, plasma, or the blood accordingly. Cardiogenic shock, if there is, so it warrants use of vasopressors like dopamine, dobutamine. In case of refractory shock, steroid may be used. Septic shock में accordingly antibiotics and vasopressors देंगे. If there is cerebral edema यानी कि fluid accumulation हो रहा है तो we have to just ऐसा कुछ measurement लेना है कि diuresis हो, है ना, body से fluid loss हो. So for the ventilation to prevent apnea and maintain the PCO2, ensure adequate oxygenation, restrict करेंगे fluid intake and mandolin furosemide देंगे, they act as a diuretic if urine output is established. There is seizure, so anti-epileptic measurement देंगे. Not all seizures require treatment, only refractory seizures are more than, if the seizures are more than 3 in an hour or lasting for more than 3 minutes, so then they warrant anticonvulsant treatment. Like we can give phenobarbital, phenytoin, के मतलब करना. Kidney failure होता है तो urine output is by itself not a reliable marker. Renal parameters need to be monitored, but fluid restriction is required once renal failure sets in. A careful evaluation of electrolytes will direct us the fluid management. Daily monitoring करेंगे urine output की, urine specificity and body weight. Metabolic derangement में जैसे कि hypoglycemia होता है तो we need to give the D10, और सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया है तो अकॉर्डिंगली उसका भी प्रेडिक्शन होगा. हाइपोथर्मिया एज अ ट्रीटमेंट फॉर HIL. Studies have shown that hypoxic ischemic injury (HIE) can be reduced by brain cooling. Favorable effect on many of the pathways like excitatory amino acids, cerebral energy states, cerebral blood flow, NO production, and apoptosis has been seen with the hypothermic heat. अगर बेबी एस्फिक्सिएटेड है तो उसकी डीडी क्या रहेगी कि जरूरी नहीं है कि उसको बेसिकली ब्रेन नॉक्सिया, हाइपोक्सिया, ब्रेन इंजरी रही हो. इट माइट बी ड्यू टू ड्रग डिप्रेशन if the mother is taking any kind of antidepressant drug or she has been operated under general anesthesia. Premature हो सकता है बेबी, there may be history of some trauma, anemia हो सकता है, neuromuscular disorder हो सकते हैं, कोई congenital infection हो सकता है या inborn error of metabolism और respiratory tract malformation. ठीक है, अटेंडेंस दे दो अपनी.